हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास ट्रिक से पढ़ेंगे, आसान भाषा में समझेंगे और जो इसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। समास समास जो शब्द है सम धन आज से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सम धन आज से मिलकर बना है। सम धन आज का मतलब होता है निकट बैठना, पास बिठाना। क्या मतलब होता है? निकट बैठना या पास बिठाना। संक्षेपीकरण, जो समास का विलोम होता है, इसका समास का विलोम होता है वो क्या होता है? व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। देखिए यहाँ समास, समास का जो विग्रह है सम प्लस आस, इसका अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण या पास पास बैठना। दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप करके एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? समास। जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं वो अपने बीच की विभक्ति का लोप कर देती हैं और क्या बना देती हैं? एक नया सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो इसमें जो से विभक्ति इसका लोप होकर के क्या बना? पथ भ्रष्ट। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? समास। जो हमने क्रिया की बनाते समय उस क्रिया को क्या कहेंगे? समास। आगे देखते हैं समास के प्रकार। प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि समास के भेद कितने हैं, केवल समास के भेद कितने हैं, तो 6। कितने बताओगे? 6। पद प्रधानता के आधार पर 4 और समास के भेद केवल 6। तो इसमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि केवल प्रधानता के आधार पर समास के भेद 4 और केवल समास के भेद 6। चलिए वो 6 समास के भेद कौन कौन से देखते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, इसका प्रथम पद प्रधान, दूसरा तत्पुरुष समास, द्वितीय पद प्रधान, तीसरा कर्मधारय समास, दूसरा पद प्रधान, चौथा द्विग समास, उत्तर पद प्रधान, पांचवा द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, और छठवां बहुब्रीहि समास, अन्य पद प्रधान। जो कर्मधारय और द्विग समास हैं ये किसके भेद हैं? तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास का कर्मधारय और कर्मधारय का क्या है? द्विग। आगे देखते हैं, पहला पढ़ेंगे हम अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है कि प्रथम पद अव्यय, इनकी 2 स्थिति बनती हैं। प्रथम पद अव्यय उपसर्ग होगा और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होगी। और दूसरी स्थिति क्या बनती है कि या तो पहला पद संज्ञा होगा और दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग होगा। अव्यय क्या होते हैं? जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों ही होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय। जिनके रूप में हम कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं कर सकते, उनको क्या कहते हैं? अव्यय। और कभी कभी क्या होता है कि पूरा पद ही अव्यय होता है, उसमें फिर संज्ञा नहीं होती है, पूरा पद अव्यय होता है। एग्जाम्पल, प्रतिदिन। अब इसका विग्रह करेंगे तो प्रति क्या है? उपसर्ग। प्रति क्या है? उपसर्ग। तो पहला पद क्या हो गया? उपसर्ग। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। विवाहेतर, इतर क्या हो गया? अव्यय। तो क्या हो गया? अव्ययीभाव समास। मृत्यु के उपरांत, उपरांत क्या हो गया? अव्यय, अव्ययीभाव समास। विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा क्या हो गया? अव्यय। आगे देखते हैं
किसी संज्ञा या अव्यय का दोहराव होता है तो वह भी अव्ययी भाव समास होता है। अगर किसी संज्ञा या अव्यय का बार बार 2 बार आ जाए तो वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, पल पल, पल और पल कितने बार दोहरा हुआ है, 2 बार। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। कानों कान, रातों रात, हाथों हाथ, साफ साफ, साफ के बाद साफ, घर घर, घर के बाद घर। तो किसी संज्ञा या अव्यय में क्या हो जाए, दोहरा हो जाए तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास। क्या होगा, अव्ययी भाव समास। एग्जाम्पल, यथा राजा मतलब राजा के अनुसार, या जीवन, जीवन पर्यंत, विलाप विशेष लाप, वियोग योग रहित, विपक्ष विपरीत पक्ष, अनुगम अनुगमगम गंगा के समीप, अनुसूची सूची के अनुसार। तो ये क्या थे, कुछ अव्ययी भाव के उदाहरण। आगे देखते हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आजन्म, आजन्म में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। आ क्या है, आ क्या है, उपसर्ग। यथाशक्ति, यथा क्या है, उपसर्ग, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। प्रत्यंग, प्रत्यंग में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, प्रति। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। आगे देखते हैं, दूसरा समास हम पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है, उपमान व उपमेय से युक्त पदों में कर्मधारय समास होगा। उपमान व उपमेय से युक्त पदों में, अगर पद में उपमान व उपमेय हैं तो क्या होगा, कर्मधारय समास। जो वे होते हैं विशेषण, विशेषण कितने होते हैं, 4। उसमें संख्यावाची विशेषण को छोड़कर सभी विशेषण किस में आएंगे, कर्मधारय समास में। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, इनके उदाहरण किस में है, कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद संज्ञा। जरूरी नहीं कि पहला पद विशेषण ही हो, पहला पद संज्ञा भी हो सकता है, दूसरा पद विशेषण भी हो सकता है। विशेषण क्या होता है, विशेषण उपमान, और संज्ञा उपमान, उपमेय या विशेष्य होती है। तो समास में क्या होंगे, उपमान और उपमेय दोनों होंगे, तो कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर सभी विशेषण किस में आएंगे, कर्मधारय समास में। इसको हम पढ़ चुके हैं अभी। अब इसमें उपविशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय समझते हैं। विशेषण क्या होता है, जो पद विशेषता प्रकट करते हैं, जो पद, नोट करो इसको, जो पद विशेषता, विशेषता प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। और विशेष्य क्या होते हैं, जिनकी विशेषता प्रकट की जाती है, जिनकी विशेषता प्रकट की जाती है वो क्या होते हैं, विशेष्य। और उपमान क्या होता है, जिनकी समानता प्रकट करते हैं, जो पद, जो पद समानता प्रकट करते हैं। और उपमेय क्या होता है, जिनकी समानता प्रकट की जाती है, जिनकी समानता
जिनकी समानता प्रकट की जाती है, जिनकी समानता प्रकट की जाती है। आसान भाषा में समझेंगे, विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता प्रकट करते हैं, विशेष से जिनकी विशेषता प्रकट की जाती है। उपमान जो समानता प्रकट करते हैं, उपमेय जिनकी समानता प्रकट की जाती है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जो विशेषता प्रकट करने की बात हो रही है तो लगे हाथ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। समानता पहले समझो, समानता क्या होता है? अभी समानता की बात की थी हमने। समानता किसी वस्तु को विशिष्ट वस्तु के समान बता दें। हम कोई वस्तु है, उसकी तुलना, उसकी समानता हम किसी विशिष्ट वस्तु से कर दें। जैसे कोई बच्चा है, अच्छा दौड़ता है, तो हम उस क्या कह देंगे कि मिल्खा सिंह की तरह दौड़ता है। तो उस बच्चे की समानता है वो किससे प्रकट कर रहे हैं? मिल्खा सिंह से। किसी का मुख बहुत सुंदर है तो कह देते हैं कि चांद जैसा मुख है, चांद जैसा चेहरा है। तो मुख की जो तुलना है, जो समानता है, वो किससे प्रकट कर रहे हैं? चांद से। किससे प्रकट कर रहे हैं? चांद से। चलिए देखते हैं, कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प, सर्प कैसा है? काला। विशेषता किसने बताई? कृष्ण ने। किसकी बताई? सर्प की। तो सर्प क्या हो गया? विशेष। सर्प क्या हो गया? सर्प क्या हो गया? विशेष से। सर्प क्या हो गया? विशेष। और कृष्ण क्या हो गए? विशेषण। कृष्ण क्या हो गए? विशेषण। विशेषता किसकी बताई गई? सर्प की। और किसने बताई? कृष्ण ने। तो कृष्ण क्या हो गए? विशेषण, और सर्प क्या हो गया? विशेष। चंद्रमुखी, मुख को किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान। अब जो मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, मुख की तुलना किससे कर दी गई? चंद्रमा से। तो जो मुख है वो क्या हो गया? उपमेय। यहाँ क्या बताई जा रही है? यहाँ विशेषता नहीं, समानता, तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है। और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। एग्जाम्पल समझते हैं, कर्मधारय समास का महाकवि। अब जो महान प्लस कवि, महान क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर सभी किस में आते हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण में। कवि क्या हो गई? संज्ञा। तो पहला पद क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा पद क्या है? संज्ञा। तो किसका उदाहरण हो गया? कर्मधारय समास का। कभी कभी क्या होता है कि संज्ञा पहले, बाद में विशेषण आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पुरुषोत्तम, पुरुष क्या है? संज्ञा। उत्तम क्या है? विशेषण। ऋषि क्या है? संज्ञा। वर क्या है? विशेषण। वर का मतलब श्रेष्ठ, ऋषिवर। आगे देखते हैं, उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग करने पर कर्मधारय समास होता है। वैसे तो जब उपसर्ग का प्रयोग होता है तो किस में आते हैं? अव्ययी भाव समास में। अगर उसी उपसर्ग का प्रयोग विशेषण की तरह कर लें तो वो किस में आते हैं? कर्मधारय समास में। का पुरुष, का क्या है? उपसर्ग, लेकिन इसका प्रयोग किसके रूप में हुआ है? एक विशेषण के रूप में हुआ है। विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। सुपुत्र, सु का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? विशेषण के रूप में। कपूत, का प्रयोग विशेषण के रूप में। सपूत, सा का प्रयोग विशेषण के रूप में। तो अगर उपसर्ग का प्रयोग विशेषण के रूप में कर लें तो क्या होता है? कर्मधारय समास।
विशेषण पदों का दोहराव होने पर क्या होता है? कर्मधारय समास। और अव्ययी भाव में क्या था कि संज्ञा या अव्यय पदों का दोहराव हो तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। और कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण पदों का दोहराव हो, ओनली विशेषण पदों का दोहराव हो तो क्या होगा? कर्मधारय समास। अव्यय या संज्ञा पदों का दोहराव हो तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अभी अव्ययी भाव समास में पिछले पढ़ा था। लाल लाल, लाल लाल, लाल क्या है? विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। काला काला क्या है? विशेषण। सफेद झक क्या है? विशेषण। नीला बक क्या है? ये विशेषण। हरा कच्छ क्या है? ये विशेषण। तो विशेषण का दोहराव हो तो क्या होता है? कर्मधारय समास। अगर विशेषण पदों का दोहराव होने पर क्या होगा? कर्मधारय समास। और अव्यय या संज्ञा पदों का दोहराव होने पर अव्ययी भाव समास। अगला पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। द्विगु समास का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। उत्तर पद क्या होगा? संज्ञा। और समस्त पद समूह का बोध कराएगा। और द्वितीय पद प्रधान होगा। और इसमें जरूरी नहीं कि प्रथम पद संख्यावाची है तो द्विगु समास ही होगा। अगर प्रथम पद संख्यावाची है और वो तीसरा अर्थ दे रहा है तो किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में। अगर प्रथम पद संख्यावाची है लेकिन अर्थ तीसरा दे रहा है तो किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में। संख्यावाची होना चाहिए प्रथम या द्वितीय पद, लेकिन उसका तीसरा अर्थ नहीं होना चाहिए, तभी द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद क्या होगा? विशेष या संज्ञा। दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है, पहला पद विशेष या संज्ञा होगा। आगे देखते हैं। पहला पद संख्यावाची हो लेकिन तीसरा अर्थ ना निकले तब क्या होगा? द्विगु समास। तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। चौमास। अब पहला पद चौमास का अर्थ होता है 4 मास का समूह। 4 मास। अब पहला पद क्या है? संख्यावाची है। पहला पद क्या है? संख्यावाची है। लेकिन जो इसका अर्थ निकल रहा है, जो चौमास का अर्थ निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को ही तो बोलते हैं चौमासा। वर्षा ऋतु को ही तो बोलते हैं, वर्षा ऋतु को ही तो बोलते हैं चौमासा। तो इसका जो अर्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? वर्षा ऋतु। और पहला पद क्या है? संख्यावाची है। तो सिर्फ संख्यावाची होने से ही द्विगु समास नहीं होगा। पहला पद उसका संख्यावाची हो लेकिन उसका अर्थ तीसरा ना निकले। अगर अर्थ तीसरा निकल गया तो किस में पहुंच जाएगा? बहुब्रीहि समास में। तो जो चौमासा है ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अगर आपके क्वेश्चन में बहुब्रीहि समास नहीं दिया है तब आप द्विगु समास लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप द्विगु समास लगाइए। अगर बहुब्रीहि समास दिया है तो इसका आंसर बहुब्रीहि समास ही होगा, क्योंकि इसका अर्थ तीसरा निकल रहा है। तिरंगा। 3 रंगों वाला। 3 रंगों वाला। पहला अर्थ क्या है? पहला क्या है? संख्यावाची है भैया। तिरंगा 3 रंगों वाला। पहला शब्द पद क्या है? संख्यावाची है। तो आप क्या समझोगे? इसको द्विगु समास लगा दोगे। पर ये द्विगु समास नहीं है। ये कौन सा है? बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं होगा तब द्विगु समास लगाओगे आप। तो तिरंगे का जो अर्थ निकल रहा है तीसरा, वो क्या निकल रहा है? राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो इसका तीसरा अर्थ निकला तो क्या हो गया?
तीसरा अर्थ निकला तो क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। भले ही पहला पद संख्यावाची हो लेकिन उसका तीसरा अर्थ ना निकले तब क्या होगा? द्विगु समास। अगर उसका तीसरा अर्थ निकल गया भले ही वो संख्यावाची है तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास। समझ गए एग्जाम्पल? आगे देखते हैं। 1 से 9 वह पूर्णांक संख्याएं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं और 1 से 9 तक ये किसके उदाहरण हैं? द्विगु समास के। और जो बीच की संख्याएं बची वो किस में चली जाएंगी? द्वंद्व समास में। किस में जाएंगी? द्वंद्व समास को आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? द्विगु समास। तो जो 1 से 9 तक की संख्याएं और जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वो किस में आती हैं? द्विगु समास में। अब जैसे 55 एग्जाम्पल समझेंगे। 55 तो इसका जो विग्रह करेंगे 50 + 5, 50 और 5 तो ये किसका उदाहरण हो गया? द्वंद्व समास का। तो केवल 1 से लेके 1 से 9 और जो पूर्ण संख्या है वो किसके उदाहरण है? द्विगु समास के। द्विगु का मतलब क्या होता है? 2 गायों का समूह। द्विगु का मतलब क्या होता है? 2 गायों का समूह। संख्यावाची विशेषण विशेष से उदाहरण समझते। पंचवटी। पंचवटी इसका जो समास विग्रह है पंचवटी। पंच का मतलब क्या होता है? 5। 5 वट वाला स्थान, 5 वृक्षों वाला स्थान उसको क्या बोलते हैं? पंचवटी। तो पहला पद क्या है? संख्यावाची। शताब्दी 100 अब्दों का। 100 अब्दों का मतलब होता है वर्षों का समूह। तिराहा 3 राहों का समूह। चौमासा 4 मासा 4 मासों का समूह। ये अपवाद है। अभी बताया आपको। अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में ना हो तब ये किस में आएगा? द्विगु समास में। अन्यथा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बहुब्रीहि समास। चौमासा का अर्थ निकलता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। तो जो इसका आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया है और नहीं दिया है तो द्विगु समास में रहेगा। दुगुना 2 गुणों वाला समूह। दुकड़ी 2 कड़ी के समूह वाली। तिकड़ी 3 कड़ों के समूह वाली। चौकड़ी 4 कड़ी के समूह वाली। छकड़ी तो इनमें पहला पद सभी में क्या है? संख्यावाची है। तो क्या हो गया? द्विगु समास। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ये 3 समास हमने पढ़े। बकाए जो 3 समास बचे वो हम एक तो बचा तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास कल पढ़ेंगे। तो इन तीनों समासों की करते हैं प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? विग्रह। विच्छेद किसे कहते हैं? संधि को। जब संधि के वर्णों में अलग अलग करते हैं संधि को तो क्या कहलाता है? वो विच्छेद। लेकिन समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अब अनु देखते ही समझ में आ गया। अनु क्या है? अनु क्या है? उपसर्ग। तो सीधा क्या लगाओगे? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? समास नहीं है। अव्ययीभाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो अव्ययीभाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। कर्म कारक कोई समास नहीं होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्म कारक समास। कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास का उदाहरण नवग्रह, गांठकर, महात्मा, आमरण। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह किस में गया? द्विगु समास में। पहला पद संख्यावाची। महात्मा
महान आत्मा, महान क्या है, गुणवाची विशेषण, तो किस में गया, कर्मधारय समास में। आमरण, आ क्या है, उपसर्ग, जो पहला पद होता है उपसर्ग उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अव्यय आमरण। गुरुदेव शब्द में समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। जो आमरण शब्द है उसमें गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। महाजन शब्द में कौन सा समास है, महाजन शब्द में कौन सा समास है, महान जन, विग्रह करोगे महान जन, और महान है जो जन, महान का मतलब महान कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, तो कौन सा आंसर होगा, कर्मधारय समास। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, काली क्या है, गुणवाचक विशेषण, तो विशेषण की बात सुनते ही कौन सा हो गया, कर्मधारय समास। नील गाय में कौन सा समास है, नीली गाय, नीली है जो गाय, नील गाय, नील कौन सा, गुणवाचक विशेषण, सीधा किस में आ गया, कर्मधारय समास में। चौराहा में कौन सा समास है, चार राहों का समूह, क्या हो गया, द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची। चौमासा, चौमासा क्वेश्चन फिर से आया, देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चौमासा में समास, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। अब आप यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। चौमासा अगर यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता तब आप बहुब्रीहि लगाते कि चौमासा का अर्थ क्या होता है, वर्षा ऋतु, तब बहुब्रीहि समास लगाते आप, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है तो क्या लगा देंगे, द्विगु समास। कौन सा लगा देंगे, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा, पांच वटों का, पांच वृक्षों का वाला स्थान, पांच वृक्षों वाला स्थान, कौन सा समास है, द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास। इसका राइट आंसर डी, द्विगु समास। यथाशक्ति, यथा क्या है, उपसर्ग, सही, शक्ति के अनुसार, बताइए कौन सा समास है। अब देखते ही समझ में आ गया, यथा उपसर्ग है तो क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। सप्तऋषि में समास है, अब सात क्या हो गया, बताइएगा, संख्यावाची विशेषण हो गया, संख्यावाची शब्द हो गया, तो सात क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, द्विगु समास। यथा रुचि, यथा देखते ही समझ में आ गया कि यथा क्या है, उपसर्ग है, यथा रुचि क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में, तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में या द्विगु समास में, बताइए कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में तो कोई अन्य पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है, बचा क्या, द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अगला क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वो क्या कहलाता है। अभी इस क्वेश्चन में बताया गया कि जिसका अन्य तीसरा पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है। अब कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो अव्ययीभाव में कोई बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि समास। इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सामासिक पद गलत है, कौन सा सामासिक पद गलत है। स्वर को आगत, स्वर को गत, स्वर को गत, स्वर क्या होगा इसका समास, स्वरगत, ठीक है। शताब्दों को वर्षों का समूह, शताब्दी, ठीक है। जो 7 वर्षों का समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, शताब्दी। जो शताब्दों 100 वर्ष, 700 वर्षों का समूह, शताब्दी। काला है जो सांप, काला सांप। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत का क्या होगा, आज जन्म नहीं होगा, क्या होगा, या
तो इसका राइट आंसर जिसका आजन्म का क्या होगा, यावज्जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं कि शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है। आमरण, यथासाध्य, श्रमसाध्य, आजन्म, किसमें अव्ययीभाव समास नहीं है? तो आमरण में अपसर्गीय अव्ययीभाव समास है, यथासाध्य में यथा उपसर्गीय अव्ययीभाव समास है, आजन्म में अपसर्गीय अव्ययीभाव समास है, लेकिन श्रम साध्य में कोई उपसर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, श्रम साध्य। यावज्जीवन जीवन में कौन सा समास है? यावज्जीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अव्ययीभाव समास। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।